नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुर बच्चों को प्रदान किए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में लेंगे भाग। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को किया जाएगा नमन। अमित शाह आतंकवाद रोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर होगा मंथन। गलत तरीके से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पर घिरी ममता सरकार। सेना के लिए बने नियम के उल्लंघन का आरोप। चुनाव आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान उन बच्चों को दिया गया है जिन्होंने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है जो हर वर्ष प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वहां पर मौजूद बच्चों का उत्साहवर्धन किया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। राष्ट्रपति ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प दिखाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता भी उपस्थित रहेंगे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना है। साथ ही युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और वीरता को सम्मानित और स्मरण करना है।
9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि साहिबजादों की शहादत को सदा स्मरण रखा जा सके, जिनका अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। देश भर में आज राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादों के अदम्य बलिदान को याद कर देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वीर बाल दिवस श्रद्धा का दिन है जो बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। हम माता गुजरी जी के अटूट विश्वास और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की अमर शिक्षाओं को याद करते हैं। यह दिन साहस, दृढ़ विश्वास और सच्चाई से जुड़ा है। उनका जीवन और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर आज वीर साहिबजादों को नमन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों ने अल्पायु में ही धर्म और देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए, वैसा उदाहरण इतिहास में विरल है। माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी के संस्कारों ने साहिबजादों में मानवता की रक्षा के जो बीज बोए, उसे क्रूर आतताइयों की अमानवीय यातनाएं भी डिगा न सकें। चारों साहिबजादों की बलिदान गाथा हर पीढ़ी तक पहुंचे, इसलिए मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी और वीर साहिबजादों की शहादत का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। वीर बाल दिवस की शुरुआत साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस दिन से एक इतिहास जुड़ा है। इतिहास के बलिदान का अडिग और अखंड धैर्य का कहानी है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की। एक विरासत और थी जिसका गौरवगान खुद प्रधानमंत्री ने किया। ये थी बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की विरासत। दशम गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों ने आनंदपुर साहिब में माता गुजरी सहित बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को 1704 ईस्वी में 26 दिसंबर को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इस अद्वितीय बलिदान, अभूतपूर्व शौर्य से युवा पीढ़ी को जोड़ने और इस शहादत से प्रेरणा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में 26 दिसंबर को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करने की घोषणा की। 350 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहिबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहिबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। घटना 18वीं सदी की है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह की उम्र उस वक्त करीब 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र करीब 6 वर्ष थी। दशम गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को सरहिंद के तत्कालीन सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कसूर सिर्फ इतना था कि मासूम बालकों ने अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और दृढ़ता का परिचय देते हुए इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च बलिदान के इस प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की गई। ये पुरस्कार बहादुरी, नवाचार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और कला के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। हर्षित चौरसिया की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली में गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेका। इस मौके पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज का दिन 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के महान साहिबजादों को समर्पित है। दिल्ली सरकार वीर बाल दिवस पर जगह जगह साहिबजादों को समर्पित समागम का आयोजन कर रही है। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की महान शहादत को समर्पित ये जो समा चल रहा है, ऐसे समय में गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े सुपुत्र, उनके लाल और 2 छोटे साहिबजादे बड़े जंग में और छोटे जिंदा नीहों में चिने गए। इसी को लेकर आज देश भर के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहिबजादों को समर्पित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों के जीवन को आसान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है, हमारी सरकार ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और हमने इस दिशा में कैसा काम किया है, इसके उदाहरण थ्रेड में दिए गए हैं। आने वाले समय में हमारी सुधार यात्रा और भी ज्यादा तेज होगी। ईज ऑफ लिविंग के लिए किए जा रहे सुधार 2025 में कैसे जनता तक पहुंचे, ये बताने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर भी साझा की है। इसमें लिखा है कि कोई भी सुधार लोगों की परेशानी कैसे कम करेगा, ये उसकी असली परीक्षा है। 2025 में शासन में बदलाव आया और अब सुधार नतीजों पर केंद्रित है, न कि जटिलताओं पर। आसान कर कानून, आधुनिक श्रमिक संहिता, तेजी से विवादों का निपटारा और अपराध मुक्त अनुपालन ने नागरिकों और व्यवसायियों के लिए मुश्किलें कम की। दीर्घकालिक विकास और भरोसे पर जोर वाली बनाई गई नीतियां दिखा रही हैं कि ये चुपचाप कैसे रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र को लेकर सवाल किया है। दरअसल चुनाव आयोग को शिकायत मिली है कि एसआईआर सुनवाई प्रक्रिया से पहले आम लोगों को गलत तरीके से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। बता दें कि साल 2000 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पीआरसी को एक ही श्रेणी में रखते हुए कहा गया था कि डीएम, एडीएम और एसडीओ प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। यह आदेश केवल सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए था, लेकिन अब चुनाव आयोग को शिकायत मिली है कि इस पुराने आदेश की आड़ में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के आधार को लेकर सवाल किया है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्रों की वर्तमान स्थिति पर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत के आदेश के मद्देनजर आयोग ये जानना चाहता है कि वर्तमान में राज्य में ओबीसी प्रमाण पत्र किस स्थिति में है और रद्द किए गए प्रमाण पत्रों को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि अदालत के आदेश के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने वाली रद्द की गई अधिसूचना का प्रभाव क्या पड़ा है और वर्तमान में इन प्रमाण पत्रों का क्या स्टेटस है। साथ ही रद्द किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों का पूरा डेटा भी आयोग ने मांगा है। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा राव ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 2010 से 2024 के बीच रद्द किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों के एसआईआर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। आयोग को कोर्ट के इस आदेश को 31 दिसंबर तक लागू करना होगा। और यहां रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन,
and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में सलीम नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सलीम के पास से एक पिस्टल और एक देसी बंदूक भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंसा बदस्तूर जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का चौतरफा विरोध हो रहा है। इस कड़ी में उड़ीसा के पुरी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जगन्नाथ मंदिर के पास विशाल विरोध रैली निकाली। में कोई मुसीबत आया है तो भारत इसमें चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग बांग्लादेश के अनुरोध करता हूं, और ये जो ऐसे हिंदुओं को करना नहीं चाहिए। हमारा जो भारत का एक हिंदू है दीपू साहू करके, जिस तरह उसका देहांत, जिसका उसका हत्या किया गया, ये निंदनीय घटना है। अनुरोध कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भारत से ही उत्पन्न हुआ है, जो देश का कोई अस्तित्व नहीं था और अस्तित्व भारत ने दिया। आज वो देश जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, वो बांग्लादेश जो बर्बरता के श्रेणी में बहुत नीचे उतर गया है, वो अपने जगह पे संभलना चाहिए और अपने जगह पे ठीक पे आ जाना चाहिए। राजनीतिक तरीके से, मानवीय के तरीके से कैसे भी इसका एक हल निकाले, ताकि हिंदू के ऊपर ये जो बर्बरोचित हत्याकांड हो रहा है आगे जैसे ना हो और पूरे विश्व को एक मैसेज जाए। सनातन धर्म का जो झंडा हम पूरे विश्व में परचम लहराने के लिए जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने गोरखपुर में विरोध रैली निकाली। विश्व हिंदू परिषद गौरक्ष प्रांत के अध्यक्ष नगेंद्र ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या की निंदा की। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के कारण दिल्ली का मौसम एक बार फिर खराब हो सकता है और आने वाले दिनों में धुंध बढ़ने की आशंका है। दिल्ली का मौसम अभी दोबारा से खराब होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं उसका असर दिल्ली में कल परसों फिर दोबारा दिखाई देगा। मौसम बहुत फिर से खराब होगा, धुंध बहुत आने की आशंका है मौसम विभाग के मुताबिक। और पिछले सालों का भी जब हम डेटा देखते हैं तो मौसम खराब होने का बहुत अंदेशा है। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे ग्रैब 4 हटा दिया गया है, लेकिन कई चीज़ों पे हमें सबको मिलकर काम करना होगा। बिना PUCC के को गाड़ी लेके ना निकलें, बिना जरूरत के, चाहे 50% वर्क फ्रॉम होम हमने ख़त्म कर दिया है, पर मैं फिर भी सबसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर नहीं जरूरत तो अपनी गाड़ियां मत निकालें। और ठंड और कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित है। कम दृश्यता की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं हवाई उड़ानों पर भी इसका सीधा असर देखा जा सकता है। गुवाहाटी में घने कोहरे की वजह से उड़ानों की आवाजाही धीमी हो गई है। वहीं कुछ मार्गों पर हवाई उड़ान में थोड़ी देरी हो सकती है। असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के लिए निकलने से पहले एक बार नवीनतम उड़ान स्थिति चेक कर लें।
देश के बड़े हिस्से में सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, असम, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हरियाणा, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और शीतलहर का अनुमान जताया है। वहीं जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलां के चलते भीषण सर्दी पड़ रही है। गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। सर्दी से निजात पाने के लिए लोग कांगड़ी का सहारा ले रहे हैं। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इस बीच गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से पर्यटकों का चेहरा खिल उठा है। वहीं सैलानियों को डल झील में नौका विहार करते हुए देखा जा सकता है। मौसम, प्रकृति और साथ में सर्दी की छुट्टियों के समावेश से जम्मू का माहौल काफी आनंदमय बन गया है। This place is really nice and really great, and you guys should come here because and the culture also very good, and we can learn about the houseboat, about the food, about the people here, and all the people in Kashmir is really good and treat us very well. This is my first time come to Kashmir, and I'm really enjoy with this place. Everything is very nice, and I'm very like it. I'm very enjoy with this weather in here. सुनामी को आज 21 दिन हो गए हैं। 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी की वजह से लगभग 2,28,000 लोगों की जान चली गई थी और करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। उस समय कोई चेतावनी प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। लेकिन वर्तमान समय में शुरुआती चेतावनी प्रणाली में तकनीक और नवाचार के जरिए प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ साथ नुकसान को कम करने में काफी मदद मिल रही है। वहीं ये आपदा प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। इसकी अहमियत को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। 15 अक्टूबर 2007 में भारत ने अत्याधुनिक सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की शुरुआत की। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सेंसर और ज्वार मापने के यंत्र लगाए गए। वहीं सैटेलाइट, फोन, SMS और ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेजा जाता है। इसरो ने मजबूत संचार व्यवस्था सुनिश्चित की है ताकि कोई भी चेतावनी समय पर पहुंच सके। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज तिरुवनंतपुरम में 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि तीसरा मुकाबला जीतकर 3-0 की अजय बढ़त हासिल की जाए। वहीं श्रीलंका की बात करें तो टीम सीरीज बचाने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। अगले साल होने वाले ICC T20 विश्व कप के लिए दिल्ली को भी मेजबानी करने का मौका मिला है। ऐसे में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA के सचिव अशोक शर्मा का मानना है कि दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम मैचों की मेजबानी को न केवल शानदार तरीके से करने में कामयाब होगा बल्कि नए आयाम भी स्थापित करेगा। इस वक्त हमारे साथ DDCA सचिव अशोक शर्मा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। T20 का वर्ल्ड कप भी सामने है जिसमें ये स्टेडियम भी जो है वो भी मेजबानी करता हुआ नजर आएगा, तो इसको लेकर के क्या कुछ नई तैयारी हम देख सकते हैं? देखिए, हमें बहुत खुशी है कि बोर्ड ने हमारे को मैचेस दिए और देखो, हमेशा से ही जब भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को बोर्ड की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो हमारे प्रेसिडेंट अरुण जेटली उसको बिल्कुल उस तरीके से करते हैं जैसे घर में हमारे कोई बहुत बड़ी शादी होने वाली है। तो हमारी तैयारी उसी तरीके से, पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ, हमने सारे अपने जितने भी टॉयलेट से वो सारे नए करवा दिए। जितना भी बोर्ड हमें फंड्स देता है और जो DDCA के पास जो फंड्स होते हैं, ब्यूटिफिकेशन हमारा स्टेडियम बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो बेसिक तैयारी हैं, RO वाटर देना पब्लिक को, टॉयलेट फैसिलिटीज़ देना, छोटे बच्चे जो गोद में आ जाते हैं उनके लिए भी डायपर बदलने के लिए हमने एक स्पेशल कॉज उसमें लगा रखा है टॉयलेट्स में। तो हमारी तरफ से स्पेक्टेटर्स जो भी देखने आते हैं उनको ये फील हो कि यहाँ पर हम मैच देखने आए हैं, फैसिलिटीज़ में कोई कमी ना हो। दिल्ली की अगर बात करें खास तौर से, तो जिस तरह से देखा दिल्ली प्रीमियर लीग भी सामने देखने को मिली, तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो दिल्ली के जो युवा हैं
उनको कितना ज्यादा एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को सामने रखने के लिए। प्लेटफॉर्म जो मिस था, आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो हर कोई तो आईपीएल में नहीं खेल सकता और हर स्टेट का बच्चा आईपीएल में नहीं जा सकता, लेकिन अपनी अपनी स्टेटों में लोगों ने प्रीमियर लीग शुरू कराई और डीपीएल एक ख्वाब था जिसका हमारी पूरी एपेक्स काउंसिल और खासकर रोहन जेटली का, मतलब शॉर्ट पीरियड में हमने वो चीज़ शुरू करी और आज सेकंड डीपीएल करने के बाद हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आईपीएल के बाद शायद अगर व्यूवरशिप में देखें और फैसिलिटीज़ में देखें तो हमारी लीग बहुत ऊपर है। साफ तौर पर अशोक शर्मा का ये कहना है कि डीडीसीए जो है वो हर समय इसी बात की बेहतरी के लिए लगा रहता है कि किस तरह से क्रिकेट के खेल को यहाँ पर एक नया मार्गदर्शन मिलता रहे, नई दिशा मिलती रहे और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता रहे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों के बीच केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना गांवों में रोजगार और सम्मान का नया भरोसा बनकर उभरी है। इस कड़ी में हमारी टीम ने मेरठ जिले के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, जहां श्रमिकों से सीधे बातचीत की गई। जमीनी हकीकत क्या कहती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश के ग्रामीण इलाकों में जहां कभी रोजगार की अनिश्चितता थी, आज वहीं विकसित भारत जी राम जी योजना ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। खेत, तालाब, सड़क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को उन्हीं के गांवों और आसपास ही काम मिलेगा, इसे लेकर उनमें खुशी है। मैं पार्क में नलाई ढसाई यही काम करूं, मोदी जी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें हिला रोजगार मिला, हमें पैसा धेला मिला, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें गांव में अपना गांव में ही करते रहेंगे। हमारे गांव में काम भी नहीं मिलता था और जो है इधर उधर भटकते रहते थे। अब जो है मोदी जी हम जो सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है हमारे लिए और पहले भी अच्छा ही किया है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अब बेरोजगार के भत्ता देगी, काम मिले काम करेंगे, नहीं तो बेरोजगार भत्ता तो मिलेगा ही। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाले श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार, सीधे बैंक खाते में मजदूरी और पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर किसानों में भी खुशी है। उनका कहना है कि इस योजना से अब श्रमिकों का पलायन रुकेगा और फसलों की बुआई और कटाई के समय उन्हें श्रमिकों की कमी नहीं रहेगी। इससे एक तो ये बेनिफिट होगा कि भाई 125 दिन तो सरकार ने दे दिया मजदूरी, लेकिन जैसे कटाई के टाइम पे, बुआई के टाइम पे मजदूरों की जरूरत होती थी काम की, तो वो किसान के यहाँ कर सकता है, तो किसान भी उसको एक तरह से मजदूरी के लिए आमंत्रित करेगा और उसका बेनिफिट वो मजदूर उठाएगा किसान के यहाँ से। तो 60 दिन की मजदूरी कम से कम किसान के यहाँ हो जाएगी, 125 दिन की सरकार मजदूरी उसको दे रही है। योजना की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें स्थानीय ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गांवों का विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। मेरठ के गांवों से साफ संदेश है, विकसित भारत जी राम जी योजना ने जमीनी स्तर पर भरोसा कायम किया है। श्रमिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया बताती है कि मोदी सरकार की यह पहल आत्मनिर्भर गांव और मजबूत भारत की दिशा में एक अहम कदम है। अनुज यादव, डीडी न्यूज़, मेरठ। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें देखेंगे। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर
हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए